हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरा स्वागत है आपका शॉर्ट वाईफाई स्टडी में। मेरा नाम धर्मपाल। आपके लिए क्लास 8th के लिए सामाजिक का फर्स्ट सेमेस्टर कैसे कब और कहाँ, इन सवालों के जो जवाब हैं आज इसमें इस लेसन के अंदर हम देंगे। क्योंकि जो 8th की बुक्स है वो 4 बुक्स है। 4 बुक्स के फर्स्ट बुक का ये फर्स्ट लेसन है और छुट्टियां हो जाएगी। छुट्टियां चल रही है, लॉकडाउन लगातार बढ़ रहे हैं, तो जिससे क्या है स्कूल से स्टडी हो नहीं रही है, तो ऑनलाइन स्टडी के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। तो मैं ज्योति सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरायन के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा और अच्छा रिजल्ट देने वाला, इस एरिया के अंदर बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। ये बहुत अच्छे स्कूलों में से माना जाता है। इनके जो डायरेक्टर हैं दलवीर जदौन, बहुत ही अच्छी डायरेक्टर हैं। स्कूल का बहुत ही अच्छी तरह से प्रबंधन मैनेजमेंट करके रखते हैं। स्कूल की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं लेसन की। शुरुआत करने से पहले याद करवा दूं, हमारा चैनल का नाम शॉर्ट वाईफाई स्टडी, जिसको जितना उसके शेयर करें। और आप वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे, मतलब कोई भी इतिहास रचा गया, वो कैसे रचा गया, मतलब उसके ऐसे क्या मतलब स्रोत मिले जो उसके उस बात को रख कर, उसको मान्य मानकर उसके आगे इतिहास रच दिया गया। कब कब हुआ और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सब। क्योंकि आपके 6 के अंदर भी ऐसा लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है, फर्स्ट लेसन ही। और आगे बढ़ते हैं अपने। शुरुआत करता हूँ। तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है, जो तारीख होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, आज उसके बारे में पता करेंगे। ये थोड़ी ब्लर होती है, कोई बात नहीं है, क्योंकि करते हैं ना, इसको बड़ी करते हैं तो ब्लर होने लग जाती है, कोई बात नहीं। ये साथ ही में सीनरी दे रखी है हिंदुस्तान। इसके अंदर तारीख दे रखी है 22 रंसल FRSC 1782 की ये तस्वीर है। तो शुरुआत करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। मतलब जो इतिहासकार थे वो तारीखों को देखकर ही उसके अंदर खोए रहते थे। जब कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बरसें चलती थी। मतलब राजा था, उनका काम यही था, नया राजा आ गया, उसकी तारीख कौन सी, किस तारीख को वो आया, किस तारीख को उसने युद्ध किया, किस तारीख के अंदर उसने विजय पाई, किस तारीख के अंदर किसके साथ युद्ध किया, वो किस तारीख पे उसने अपना राज्य ग्रहण किया, उसकी डेथ कब हुई, उसका जन्म कब हुआ, हर एक चीज़ को तारीख के अंदर ही पोया जाता था। इसी के लिए तारीख को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, और जो इतिहासकार थे वो तारीखों पर ही सीमित हुआ करते थे। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। यहाँ आपने मैंने बता ही दिया। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई। उबाऊ मतलब जो क्या है, बोर कर देता है इतिहास पढ़ते समय। बस तारीखें रटते चले जाओ, तारीखें आ जाती है उसके रटते रहो। हाँ, इतिहास से लोग क्यों डरते हैं, सबसे ज़्यादा यही डरते हैं भी, इतिहास के अंदर तारीखें आती है। भाई तारीखें एक बार आप उस इतिहास के साथ तारीखें को लेके तो चलो, वो तारीखें आपके कितने काम आएगी। रटने की जरूरत नहीं है उसको, आप उस इतिहास के अनुसार उसको तैयार करो। लेवल के अनुसार आप क्या है अध बीच में तैयार करते हो, किसका काल कब आया वो नहीं, मतलब आपको, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य आ गया उसको रट लिया, उसके बाद चाहे सुभाष चंद्र बोस आ गया उसको रट लिया, तो ये आपकी कंफ्यूजिंग नहीं है, ये आपको मतलब क्रमवाही चलना चाहिए, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, जो कि आप क्रमवाही नहीं चलते हो। इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा रही सही है? हाँ, लोग कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी। सही, अतीत मतलब जो हमारा बीता हुआ काल है उसके अंदर चीज़ें थी वो किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, तो आपको पता है पुराने काल की और आज की वर्तमान काल की अपनी तुलना करेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई, हाँ, कैसी स्थिति है, कितना डिफरेंट निकलेगा। हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं, हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, इस प्रकार का डिफरेंट आने लग जाएगा। ठीक है। रोज़मर्रा मतलब जो ज़िंदगी थी उसके अंदर भूख मरना, रोज़मर्रा डेली का कार्य की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा
ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो। नहीं, हम मतलब कोई चीज़ देख लेते हैं, हम सोचते हैं नहीं ये हमेशा से ही ऐसा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। पूछते हुए हम कई बार मतलब जो दादी मान लो कोई कहानी सुना देते हैं, हम कहानियों में पूछ लेते हैं ये राजा कहाँ से आया। मोर वो पहले चलती नहीं म्यूर राज की कहानी, म्यूर राज की कहानी बहुत फेमस हुआ करती थी, हर दादियाँ सुनाती थी। तो उसके अंदर हम पूछने लग जाते भी ये म्यूर राज कौन था, ये कैसे आया, वो तो उसके जवाब देने पड़ते थे। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घुट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से हुआ होगा। सही बात है, भी चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से हुआ होगा, ये तो आपको पता है अंग्रेजों के काल से ही हुआ था। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनके इनके सभी के जवाब मिलेंगे। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे, ये तो आपको पता ही है। उससे थोड़ा पीछे चले जाए तो यात्रा कैसे करते थे, और उससे पीछे चले जाए तो आपको वो भी पता लग जाएगा, क्योंकि पैदल चल कर करते थे बेचारे, उनके पास कौन सा साधन था। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों की चीज़ों को जानकारी कैसे मिलती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। गतिविधि चित्र एक को ध्यान में देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराते हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद, निवेश होता है किसी काम को शुरू करने के लिए लगाया गया पैसा। और मतलब उप क्या होता है, किसी अदर कंट्री पे लगाया गया पैसा अपने कार्य के लिए। जैसे इंग्लैंड ने अपने कंट्री में पैसा लगाया था, कंपनियां खोली थी। तो ये जो चित्र है उसके बारे में बता रखा है। ब्राह्मण ब्रिटानिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। हम्म, आगे चलते अपने। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि पुराने समय में और अभी वर्तमान समय के अंदर ऐसे सवाल हमें हमारे जो मन के अंदर उत्तेजित हो जाते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। सही है, साल और महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जाता। ये करोड़ों, कई अरब साल पहले की बात, अरब तो नहीं कह सकते, 1000 साल पहले की बात कर सकते हैं। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। अचानक ही नहीं शुरू किया था भी सुबह सुबह चाय पीना होता है। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। सही बात है। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। बस ये बता सकते हैं हाँ ये आंदोलन आज शुरू हुआ था, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया थी कब से चल रही थी इसका स्पष्ट टाइम हमारे पास नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक अवधि, छोटा एक समय लेकर एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। मतलब उस चीज़ का जो बदलाव, उसकी प्रक्रिया तो लंबी समय से चल रही है, पर जो वो दिख हमें हमारे सामने जो दिखने लगता है उसी हिसाब से लेकर हम उसकी तारीख तय कर पाते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज ताज पहनाया गया। सही है, किस साल उसका विवाह हुआ, साल की बात कर रहा है। किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कम कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, किस
शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। ये तो पता है, अभी शुरू से लेकर अब तक जो है हमारा मतलब पृथ्वी है, इसके अंदर जो जीव है वो धीरे धीरे किससे विकसित हो रहे हैं, आगे कैसे आ रहे हैं, उसके अंदर बदलाव तो हुआ ही है। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। इसको छोड़ो, एक बार इधर पढ़ लेते हैं अपनी, क्या कहता है। फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन्स टीज कॉफ़ी प्रोविजंस। मतलब ये कॉफ़ी की शुरुआत कब हुई, तब की है, लंदन की बिक गई है। विज्ञापनों में भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों में हमें यह समझाने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए हैं और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। लिप्टन चाय जो अभी भी बहुत फेमस है। यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट की कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। सही है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, एडविन के बारे में भी, ये 1600 से लेकर हमारे 1947 तक जो हमारे भारत में आए उनके बारे में है, क्योंकि 1600 कुछ में ही इन्होंने हमारे भारत के अंदर कंपनियां लगानी शुरू कर दी थी। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाली सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में ही अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौगट्टे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं। सही बात है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसको लिखने में आसानी हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसे हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। सही है, उसके अंदर थोड़ा मतलब सोचने वाली बातें रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। आसानी से मैं आपको बता दूँ, लिखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है, मतलब जो लोगों को अच्छी लगे। हर कहानी अच्छी नहीं होती, कुछ बोरिंग भी होती है, पर उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व अपनी तरफ से भी डालने पड़ जाते हैं ताकि लोग इसके अंदर देखने में रुचि लेने लगे। ठीक है। जो इतिहासकार गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कई कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि अंग्रेज़ तो अपनी ही कहानियाँ लिखेंगे, हमारे हमारी थोड़ी लिखेंगे भाई। जो उनकी उपलब्धियाँ वही लिखेंगे, अपनी भारत की उपलब्धियाँ थोड़ी लिखेंगे। तो हमारे लिए उसे अलग से ही कोई इतिहास बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी। सही बात है। ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, जब वो 1773 में भारत के लिए पहले गवर्नर जनरल बने थे। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। उभारेंगे भाई, अंग्रेज हैं। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये अंडरलाइन करना, 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने
तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण और जात तीन कालखंडों में बांटा था इन्हें इतिहास को निदान को ज़्यादा लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? वो हमें पूछ रहे हैं। इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने को कोशिश क्या करते हैं, क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि अलग अलग कालखंडों के हिसाब से मतलब लगातार अगर कोई चीज़ बना दी जाए तो बोल, मान लो 3 घंटे की फिल्म बनाते हैं, 3 घंटे अगर उसी फिल्म को एक एक दिन की 2 दिन की बना दें तो हम उसे देखने में बोरिंग फील करने लग जाते हैं। इसी प्रकार इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया ताकि बच्चे इसमें रुचि ले सके, लोग इसमें रुचि ले सकें। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि में दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। गतिविधियाँ अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि अपने कालखंडों को किस तरह तय किया। मतलब माँ या परिवार, तो ये क्या कह रहा है, अलग अलग, मतलब शुरू के जो अपने मम्मी की उम्र से ले लो, मतलब शुरू के आप मम्मी से पूछ लेना जो आपके 1 से लेकर जो 20 साल की उम्र थी उसके अंदर आपने क्या किया, उसको आपकी फर्स्ट एज दे दी। और उसी प्रकार 1 से लेकर 20 एज के अपने पापा की फर्स्ट एज दे दी। उसके बाद 20 से लेकर 40 सेकेंड एज अपने पापा की दे दी और 20 से लेकर 40 सेकेंड एज मम्मी की दे दी। उसके अंदर आप आ जाते हो, उसके बाद आपके फर्स्ट एज शुरू हो जाती है। इसी प्रकार अलग अलग कालखंडों में बांट देना। मेरे को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बेर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। जेम्स मिल बोल रहे ये। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए ताकि लोग के अंदर जो तानाशाही है वो खत्म हो जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अभी, सरकार तो क्या कर सकते हैं। क्या इतिहास की किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। सही बात है, सभी अलग अलग धर्म के हुआ करते थे। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम से आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसा ही अपना सकते हैं जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे? देखो भाई, हमारे लिए अब वर्तमान के अंदर किताब इंपॉर्टेंट है, बुक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर रियलिटी की बात करें तो हम इस चीज़ को अपनाने से झिझकेंगे, क्योंकि जो हम सुनते आ रहे हैं, हमारी जो पीढ़ियाँ बताती आ रही है, हमारे जो भारतीय लोग बताते आ रहे हैं, उससे तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है।
अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। ये तो पता है क्योंकि वो पटों से पीटते थे भाई, बहुत ही उन पे क्रूर अत्याचार किए जाते थे। नहीं, यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक का आपको मैंने बता ही दिया। औपनिवेशिक क्या होता है, इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने, क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया। मतलब एक देश किसी दूसरे देश पर अपने जो क्या है खाप खाद जमाने के लिए अपनी कंपनियों को लगाने के लिए लगाया गया पैसा ही उपनिवेश होता है। गुलाम बना लेना कमज़ोर देश को। अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। जितना ही खर्चा लगा राजस्व लेने लगे। अपनी ज़रूरतों की चीज़ों की सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और नापसंद रीति रिवाजों व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कि अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। स्टोर पढ़ लेते हैं पहले। गृह विभाग में भेजी गई रिपोर्ट, नहीं पहले ये पढ़ते हैं अपने, इसके ऊपर ये हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते थे। मतलब वो मैंने आपकी शुरुआत में बता दिया था, कोई भी इतिहास लिखने के लिए उनको कौन से स्रोत मिलते थे, किस प्रकार वो इतिहास को लिखते थे। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, प्रशासन है जो अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके रिकॉर्ड रूम होते थे। ये तो अब मतलब थोड़े, अब तो कंप्यूटर पे हो गया सब कुछ। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, अकाइवर और संग्रहालय जैसे स्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखकारों में देख सकते हैं। क्या आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों या द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती थी। उन्हें कुशन वीसी के माहिर लिखते थे। कुशन वीसी या सुलेखन वीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं मतलब ये उनके मतलब पद दे रखे हैं, कुशन वीसी और सुलेखन वीसी। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई अभिलेखागार बनाया गया था। ये जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इस स्थानों का कितना भारी महत्व था। ये पढ़ते अपने एक अभिलेख है ये। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट, सन 1946 में भारत की उपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव कुछ सिपाही काम पर न आए।
डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 फाइल क्या राजनीतिक पार्ट सरकार। बहुत अच्छी है। आगे चलते हैं। तकनीक तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण पर चलना भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा भूगोल मतलब स्थानीय इतिहासों व फसलों का भी पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से 10 साल, क्योंकि अंग्रेज क्यों शासन करते थे? उनकी मतलब कमाई के लिए, आने वाला शासन, उनका जो आने वाला फ्यूचर था उनको सुधारने के लिए। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, जो कि अभी भी होती है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और वायसराय नहीं सॉरी व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। शरीफे का पौधा 1770 का दशक। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहासों के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठी की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। वर्तमान के इतिहासकार ये ढूंढ रहे हैं। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड की इस विशाल भंडार से हम कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी जानकारी सारे सरकारी, ये किसी स्थान का सर्वेक्षण हो रहा है शायद, जैसे हम भूगोल के अंदर किसी चीज़ का सर्वेक्षण करते हैं। ये औजार रख रखे हैं, देखो। कहाँ बात लुप्त हो गई कि ये सारे सरकारी, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी सरकारी तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीरों के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप 5 में पढ़ेंगे। रिकॉर्ड है, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर ये क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। सही बात है, नहीं पता लगता, क्योंकि उनकी रिकॉर्ड से हमें यही पता लगता है जो उन्होंने किया। उनसे ये नहीं पता लगता भी उनके ये करने से हमारे जो देश के लोग थे उनको क्या प्रभाव हुआ, उनके अंदर क्या मतलब प्रतिक्रिया आई, उनके साथ क्या क्या मतलब अत्याचार हुए, उन चीज़ का हमें नहीं पता लगता। ये सब उनके बारे में ही पता लगता है जो इनको लिख रहा था। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि वो सरकारी है और उसको इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। पता नहीं लग
ये सारे उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजरे, मतलब उनकी फीलिंग्स को हमको नहीं समझ सकते इनके इतिहासकारों से। मतलब उसके साथ हो रहे अत्याचार को समझ सकते हैं, पर उसके अंदर बीत क्या रही है वो हम चीज़ नहीं समझ सकते। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। कुछ स्रोत है, पढ़ लेते हैं। पहली पिक तो ये, ध्यान से देखो। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रीसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 में। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकारी इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। देखो ये है, जो अब भी हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं इनका। फिर ये पिक आ जाती है 1857 की विद्रोही, किस प्रकार ये लोग अंग्रेज घोड़ों पर बैठे हैं, अत्याचार कर रहे हैं जनता पे। किसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1940 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। इससे एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइसेंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 में आई थी एक अखबार के अंदर न्यूज। गतिविधि स्रोत 1 और 2 को देखें। क्या आपको प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है? बताइए कि आप क्या फर्क देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि आप अपनी कॉपीज के अंदर उतारेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे लेसन 1 को, 8th क्लास। सुन गया? इसके अंदर क्वेश्चंस सही और गलत बताएं। ये तो करने ही करने हैं। आइए विचार करें। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं हैं, करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, सरकारी किताबों के अंदर रखा था उस प्रकार। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारियों को किस तरह अलग होती है। इस प्रकार हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। ज़्यादा समय नहीं लेते हम बता दें, हमारे चैनल का नाम शॉर्ट वाईफाई स्टडी है। जिसको जितना उसके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और ज्योति सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से यह वीडियो बनाई गई है। मेरा नाम धर्मपाल। धन्यवाद सर।